राइट, इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब ये वीडियो इज़ बेसिकली ए MCQs से फिल्ड वीडियो होगी। इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होंगे जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चांसेस हैं कि ऐसे फैक्ट्स वगैरह आए वगैरह। ठीक है, तो कार्सिनोजेंस जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3। एक हैं केमिकल कार्सिनोजेंस, एक है रेडिएशन एंड एक है माइक्रोब्स या फिर माइक्रोबियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस से। केमिकल कार्सिनोजेंस जो हैं वो डिवाइडेड हैं दो में। वन वी हैव डायरेक्टली एक्टिंग एंड अदर वन वी हैव इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिंग जो एजेंट्स हैं या कार्सिनोजेंस हैं उनको दे डू नॉट रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन। ठीक है, और वो यूजुअली वीक कार्सिनोजेंस होते हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू एल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड एसाइलेटिंग एजेंट्स। इनके एग्जांपल्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये ना ही इतना ज़्यादा कोई पूछेगा। ठीक है, याद रखने तो 2-3 वाले याद रख लेना, लेकिन आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग ऑन दैट। ठीक है, जो दूसरे हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स, वो एक तो ये कि वो दे रिक्वायर मेटाबॉलिक कन्वर्जन टू बिकम कार्सिनोजेनिक। ठीक है, और वो पोटेंट होते हैं काफ़ी, मतलब कि देयर हाई चांसेस कि वो कैंसर कॉज कर रहे हैं, जैसे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सही है, अब हम आते हैं ऑन अनदर कॉन्सेप्ट ऑन कार्सिनोजेंस के। कार्सिनोजेंस बेसिकली उसूलन दो तरीके के होते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस के। एक होते हैं हमारे पास इनिशिएटर्स। इनिशिएटर्स का काम ये होता है कि वो क्या करते हैं कि वो म्यूटेशंस लाते हैं। ठीक है, ब्रिंग्स इन म्यूटेशन ऑफ जीन, कोई भी कैंसर जीन्स मेनली। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरे कार्सिनोजेंस होते हैं जो होते हैं प्रोमोटर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो फोर्स करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूटेटेड सेल्स। सही है, तो पहले इनिशिएटर का एक्ट करना ज़रूरी होता है, फिर प्रमोटर का एक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसे ये ऑर्डर पूरा नहीं हुआ या फिर इस ऑर्डर को पूरा होने में देर लगी काफ़ी, तो फिर कार्सिनोजेनेसिस नहीं होती। ये ऑर्डर पूरा होना चाहिए और लाइक वक्फा कम होना चाहिए इन बिटवीन प्रमोटर एंड इनिशिएटर, तब जाके कार्सिनोजेनेसिस का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, वरना फिर कम होता है चांस। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ MCQ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जो कैंसर्स वगैरह कॉज करते हैं। ठीक है, तो लंग कैंसर के लिए जो कार्सिनोजेंस हैं वो कौन कौन से हैं? वी हैव बेंजोपायरिन। ये बेसिकली कोल वगैरह की बर्निंग से निकलता है। ठीक है, उसके अलावा वी हैव आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, बेरिलियम, क्रोमियम। ठीक है, रेडॉन। ये सारे किसके? लंग कैंसर के लिए। इसमें से याद मेनली अगर याद करना चाहिए बेंजोपायरिन कर दो, एस्बेस्टोस कर लो, बेरिलियम कर लो, क्रोमियम करना चाहो कर लो पहले। नहीं, ठीक है, ये सही है, ये 3 ठीक है। उसके अलावा वी हैव अदर वंस, जैसे बेंजीन ल्यूकीमिया कराता है। ठीक है, उसके अलावा एस्बेस्टोस मीज़ोथीलियोमा भी करवाता है, और अगर चॉइस हो कि कौन सा ज़्यादा है तो मीज़ोथीलियम इज़ द बेटर चॉइस फॉर एस्बेस्टोसिस। सही है, आर्सेनिक उसूलन स्किन का कैंसर भी करवा सकता है। विनाइल क्लोराइड जो है
वो हेपेटिक एंजियोकार्सिनोमा करवाता है, एंजियोसार्कोमा, सॉरी, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा करवाएगा। सही है। तो ये हैं हमारे केमिकल कार्सिनोजेंस। फिर रेडिएशन वाले कार्सिनोजेंस आते हैं। तो रेडिएशन में ये होता है कि वो उसमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है रेडिएशन वाले कार्सिनोजेंस, क्योंकि यूवी लाइट होती है या एक्सरे होगी, ठीक है, वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। वो क्या करती हैं, दे लीड टू क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, जिस वजह से कार्सिनोजेनेसिस होती है। रेडिएशन के बारे में इतना जानना ज़रूरी है बस। मे बी अगर कुछ और एक्स्ट्रा स्टडी करना तो रेडिएशन वाले कैंसर्स की एग्जांपल तो मेलानोमा हो गया, स्किन कैंसर्स हो गए, दे आर वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस। थायराइड के ट्यूमर्स हो गए, ठीक है, तो दोज आर ऑल्सो वेरी कॉमन। नेक के, हेड एंड नेक के ट्यूमर्स, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आ गए। फिर आते हैं माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस पे। तो माइक्रोबियल कार्सिनोजेनेसिस में वी हैव मेनली वायरसेस होते हैं एंड देन वी हैव एच पाइलोरी एज वेल। तो डीएनए वायरसेस, आरएनए वायरसेस एंड वी हैव एच पाइलोरी। ठीक है, आरएनए वायरसेस में वी हैव ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस 1, डीएनए वायरसेस में वी हैव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हेपेटाइटिस बी। आरएनए में उसमें वी हैव हेपेटाइटिस सी एज वेल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस से, HTLV-1। ठीक है, इसकी जो ट्रोपिज्म होती है इसकी CD4 सेल्स पर ये हैक करता है, CD4 टी सेल्स पर ये हैक करेगा। इसमें होता है टैक्स जीन। ठीक है, ये टैक्स जीन इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। ये टैक्स जीन बेसिकली क्या क्या करवाता है, इंक्रीज ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ टी सेल्स, और करवाता है ये विच इज़ इम्पॉर्टेंट, MCQ में आ सकता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। सही है। तो फिर दिस लीड्स टू कैंसर। ये पूछ सकते हैं कि HTLV-1 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कार्सिनोजेनेसिस में, तो ये आ सकता है। फिर हम आ जाते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के तकरीबन कोई 18 स्ट्रेन्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। उसमें 1, 2, 4 और 7 जो है वो बिनाइन वार्ड्स करवाएंगे, तो वो हाई रिस्क नहीं होते। 6 और 11 जो है वो जेनाइटल वार्ड्स करवाएंगे, ये भी हाई रिस्क नहीं होते हैं। और जो 16 और 18 है ये हाई रिस्क होते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर्स करवाते हैं और ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा करवाते हैं। सही है। तो जो हाई रिस्क स्ट्रेन है दैट इज 16 एंड 18, ये MCQ में आता है। अब यूजुअली इसके मैकेनिज्म एक्शन में देयर इज़ 2 जीन्स इन्वॉल्व, E6 एंड E7। E6 क्या करता है कि डिग्रेड करता है P53 को, तो P53 के एक्शन को ख़त्म करता है और इंक्रीज़ करवाता है एक्टिविटी ऑफ टर्ट। टर्ट बेसिकली टीलोमरेज के फंक्शंस में मदद करता है वो। ठीक है, और E7 का क्या फंक्शन है, ये बेसिकली E6 को कॉम्प्लीमेंट करेगा और ये जो रेटिनोब्लास्टोमा जीन है उस पर एक्ट करके बेसिकली G1S चेक पॉइंट को निगेट करवाता है। ठीक है, तो E6 P53 पर एक्ट करता है और जो E7 है वो RB जीन पर एक्ट करता है और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस करवाते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये इनमें ज़्यादा होते हैं और ये जो ऊपर वाले हैं इनमें कम होते हैं, और इनकी इंटीग्रेशन भी सही तरीके से नहीं कर सकते। होते सब में ही है लेकिन ज़्यादा 16 और 18 में होते हैं, और इंटीग्रेशन भी इनकी ज़्यादा होती है 16 और 18 वालों से, तो इसलिए ये ज़्यादा हाई रिस्क स्ट्रेन होती हैं उसमें। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस का ये सीन है कि ये बेसिकली CD21 रिसेप्टर्स होते हैं बी सेल के, उससे ये बाइंड करता है और इसके 2 प्रोटीन होते हैं, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन
1 एंड EBNA2। ठीक है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1 क्या करवाते हैं, इंक्रीज करते हैं बी सेल प्रोलिफरेशन को, एंड EBNA2 साइक्लिन D1 एक्टिविटी को बढ़ाता है। इस वजह से मेन जो एप्स्टीन बार वायरस का डिजीज़ होते हैं, नंबर 1 इस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नंबर 2 अब जो कैंसर्स हैं उसमें देयर इज लिम्फोमास, स्पेशली बर्किट लिम्फोमा। ऑल्दो बर्किट में यू हैव टू हैव मिक की ट्रांसलोकेशन वगैरह, फिर ही बर्किट होगा, सिर्फ एप्स्टीन बार वायरस से नहीं होता बर्किट। लेकिन यह है कि एप्स्टीन बार वायरस से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कुछ नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमास में भी EBV का रोल होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी पर। हेपेटाइटिस बी एंड सी का सीन ये कि इनका जो प्राइमरी कार्सिनोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज़ वाया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये कैंसर कॉज करते हैं, क्योंकि उसमें फिर रीजनरेशन होती रहती है, तो फिर बार बार रीजनरेशन, एपिथेलियल ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज। ठीक है, ये वही सीन है प्रोमोटर्स ऑफ मैलिग्नेंसी में जो हमने इन्फ्लेमेशन को जिक्र किया था। उसके अलावा क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी में होता है HBX जीन, वो क्या करता है P53 को सप्रेस करता है, उसके फंक्शन से इंटरफेयर करता है, एंड इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ग्रोथ वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बढ़ा देता है, रेगुलर को कम कर देता है, रेगुलेटर्स को कम कर देता है रादर। एंड HCV का जो है वो कोर प्रोटीन है, वो ग्रोथ प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है। सही, लेकिन प्राइमरी कार्सिनोजेनिक मैकेनिज्म क्या है इसका, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। फिर फाइनली वी हैव H पाइलोरी। H पाइलोरी जो है इट इज़ रिलेटेड विथ 2 कैंसर्स मेनली, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा एंड माल्टोमा, मतलब कि लिम्फोइड लिम्फोमा ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में इसमें क्या, ये एपिथेलियल प्रोलिफरेशन, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाला इसका प्राइमरी मैकेनिज्म है। उसके अलावा इसमें टॉक्सिन होता है, कैगे टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिक एसोसिएटेड जीन A टॉक्सिन, ये ऑन्कोजेनिक होता है। ये क्या कर रहा था, ग्रोथ, बेसिकली ये एक्ट एज ए ग्रोथ फैक्टर करता है। तो ये अनसप्रेस्ड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से कैंसर्स डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी गैस्ट्रिक लिम्फोमा या फिर माल्टोमा का इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें ये होता है कि ये पहले पॉलीक्लोनल बी सेल प्रोलिफरेशन कराता है, एंड देन मोनोक्लोनल बी सेल प्रोलिफरेशन करा के इट लीड्स टू माल्टोमा। ऑल्दो ये जो मोनोक्लोनल बी सेल प्रोलिफरेशन है, अगर H पाइलोरी को एरेडिकेट कर दिया जाए तो वापस से रिग्रेस होने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। सही है, तो ये कार्सिनोजेनेसिस का है, सिंपल इनफ टॉपिक है, लेकिन कुछ MCQ पॉइंट्स हैं विच आर नेसेसरी टू नो, क्योंकि MCQs में यही चीज़ें आएंगी।